And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. कुछ डायरेक्टर्स मूवीज बनाते हैं और कुछ डायरेक्टर्स एक्सपीरियंसेस, और जब बात क्रिस्टोफर नोलन की आती है तो लाइन और भी ब्लर हो जाती है। सोचो, एक डायरेक्टर जिसने एक सुपर हीरो मूवी बनाई और वो सिनेमा हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट फिल्म्स में काउंट होती है, एक साईफाई मूवी बनाई जिसके इमोशनल सीन्स देखकर लोग आज भी रो देते हैं, एक वॉर फिल्म बनाई जिसमें ऑलमोस्ट कोई ट्रेडिशनल हीरो ही नहीं था, और फिर एक 3 आवर बायोपिक बनाई जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर इवेंट्स में से एक बन गई। जॉनरा हर बार चेंज होता है, लेकिन फीलिंग वो कभी चेंज नहीं होती। और शायद इसीलिए क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें डिकोड किया जाता है। इंसेप्शन का एंडिंग आज भी डिबेट होता है। इंटरस्टेलर को लोग हर रीवॉच में नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। टेनेट को समझने के लिए लोग 2, 3, कभी-कभी 4 बार तक देखते हैं। और ओपेनहाइमर ने प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी टेलिंग पावरफुल हो तो डायलॉग हैवी फिल्म भी दुनिया भर के ऑडियंसेस को थिएटर्स तक खींच सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि नोलन की मूवीज अच्छी क्यों होती हैं, असली सवाल ये है, आखिर क्रिस्टोफर नोलन ऐसा क्या करते हैं जो बाकी डायरेक्टर्स नहीं कर पाते? क्या सीक्रेट सिर्फ उनकी स्टोरीज में है या फिर उनके फिल्म मेकिंग के तरीके में? और क्या ये सिर्फ टैलेंट है या एक फॉर्मूला जो उनकी हर फिल्म में छिपा हुआ है? आज हम सिर्फ क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उनकी फिल्म मेकिंग को डिकोड करेंगे। और जब तक ये वीडियो खत्म होगा, हो सकता है अगली बार नोलन की कोई मूवी देखते वक्त तुम वही फिल्म देखो, लेकिन नजरिया बिल्कुल अलग हो। तो शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसके दिमाग में ये सारी दुनिया पहले जन्म लेती है। हर ग्रेट डायरेक्टर के पास एक सिग्नेचर होता है। स्टीवन स्पीलबर्ग इमोशंस के लिए जाने जाते हैं, क्विंटन टैरेंटिनो डायलॉग्स के लिए, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन, उनका सिग्नेचर कोई जॉनरा नहीं है बल्कि एक सवाल है, व्हाट इफ रियलिटी इजंट एज सिंपल एज इट लुक्स? और शायद इसी क्यूरियोसिटी की शुरुआत हुई थी जब नोलन सिर्फ 7 साल के थे। क्रिसमस के दिन उन्हें एक सुपर 8 कैमरा मिला और उस छोटे से कैमरा ने उनकी दुनिया ही बदल दी। जब बाकी बच्चे सिर्फ मूवीज देखते थे, नोलन उन्हें रिक्रिएट करने की कोशिश करते थे। वो कैमरा सिर्फ एक टॉय नहीं था, वो उनकी इमेजिनेशन का पहला टूल था। बचपन से ही उन्हें स्टोरी सिर्फ सुनानी नहीं थी, उन्हें एक्सपीरियंस करवाना था। लेकिन सिर्फ कैमरा मिल जाना किसी को क्रिस्टोफर नोलन नहीं बना देता। तो आखिर उनकी सोच इतनी अलग बनी कैसे? नोलन सिर्फ मूवीज नहीं देखते थे, वो साइंस फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते थे, फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते थे, मेमोरी, ड्रीम्स, आइडेंटिटी और सबसे ज्यादा टाइम। ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं थे, ये क्वेश्चंस थे जिनका जवाब वो हर फिल्म के थ्रू ढूंढने वाले थे। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो नोलन की मूवीज एक और अनयूजुअल चीज करती हैं, वो कभी भी ऑडियंस को सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि नोलन का मानना है ऑडियंस इंटेलिजेंट है, अगर हर सीन एक्सप्लेन कर दिया तो डिस्कवरी का मजा ही खत्म हो जाता है। इसीलिए उनकी फिल्म्स तुम्हें आंसर्स नहीं देती, क्लूज देती हैं। नोटिस किया, ऑलमोस्ट हर नोलन फिल्म में या तो मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है, या ड्रीम्स, या आइडेंटिटी, या टाइम। सब्जेक्ट अलग होते हैं लेकिन ऑब्सेशन वही रहती है। और शायद इसी वजह से नोलन की मूवीज सिर्फ दिमाग को चैलेंज नहीं करती, दिल को भी टच करती हैं। चाहे मर्फ और कूपर की दूरी हो, ब्रूस वेन का फियर हो, या ओपेनहाइमर का गिल्ट हो, हर कॉम्प्लेक्स आइडिया के पीछे एक डीपली ह्यूमन इमोशन छुपा होता है। अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है। नोलन अलग मूवीज नहीं बनाते, वो एक ही फिलॉसफी को हर बार नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन सिर्फ अलग सोच होना काफी नहीं होता, असली गेम तब शुरू होता है जब वो इस फिलॉसफी को स्क्रीन पर ट्रांसलेट करते हैं। और इसी पॉइंट से शुरू होता है द क्रिस्टोफर नोलन फॉर्मूला। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की सोच बाकी डायरेक्टर्स से अलग है, लेकिन सिर्फ सोच से मास्टरपीस नहीं बनती। असली सवाल यह है, वो अपनी इमेजिनेशन को स्क्रीन पर इतना पावरफुल कैसे बना देते हैं? और इसका जवाब छुपा है उनके फिल्म मेकिंग के फॉर्मूला में। रूल नंबर 1, रिस्पेक्ट द ऑडियंस। हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज एक चीज करती हैं, वो ऑडियंस को हर चीज समझा देती हैं, कौन विलन है, क्या हो रहा है और एंड में क्या मैसेज था। लेकिन नोलन, वो तुम पर ट्रस्ट करते हैं। इंसेप्शन देखते वक्त किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर एक्सप्लेन नहीं किया कि हर ड्रीम लेवल कैसे काम करता है। मेमेंटो में तुम प्रोटैगनिस्ट की तरह कंफ्यूज होते हो, क्योंकि नोलन चाहते ही ये हैं। उनके लिए ऑडियंस व्यूअर नहीं, स्टोरी का पार्टिसिपेंट है। लेकिन सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज कर देना जीनियस फिल्म मेकिंग नहीं होता। तो फिर नोलन का असली वेपन क्या है? रूल नंबर 2, टाइम इज नेवर जस्ट टाइम। नोलन की मूवीज का एक हिडन कैरेक्टर है और उसका नाम है टाइम। मेमेंटो, रिवर्स टाइम, डनकर्क, 3 टाइमलाइंस, इंटरस्टेलर,
टाइम डायलेशन, टेनेट टाइम इन्वर्जन, ओपेनहाइमर पास्ट और प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव्स। नोटिस किया, हर फिल्म में टाइम सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, स्टोरी का इंजन है। नोलन के लिए वक्त कभी सीधी लाइन नहीं होता, वो एक मजे होता है जिसमें ऑडियंस खुद रास्ता ढूंढती है। लेकिन अगर स्टोरीज इतनी कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर ये इतनी रियल क्यों फील होती हैं? रूल नंबर 3, मेक इट रियल। आजकल जब कंप्यूटर से कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है तो नोलन असली प्लेन क्रैश क्यों करते हैं, असली हॉलवे क्यों बनवाते हैं, रियल एक्सप्लोजन्स क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नोलन मानते हैं ऑडियंस सबकॉन्शियसली डिफरेंस फील कर लेती है। जब ग्रेविटी रियल होती है, वेट रियल होता है, तो इमोशन भी रियल लगता है। टेनेट के लिए एक पुराना बोइंग 747 खरीदा गया और उसे लिटरली बिल्डिंग में क्रैश कर दिया गया। सीजीआई करना शायद सस्ता पड़ता, लेकिन नोलन को रियलिटी चाहिए थी। पर विजुअल्स ही सब कुछ नहीं होते। एक और चीज है जो नोलन की मूवीज को अनफॉरगेटेबल बना देती है। रूल नंबर 4, साउंड टेल्स द स्टोरी। कभी नोटिस किया, नोलन की मूवीज में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं होता, वो स्टोरी का हिस्सा होता है। इंटरस्टेलर का ऑर्गन, द डार्क नाइट का जोकर थीम, ओपेनहाइमर का हॉन्टिंग स्कोर, ये सिर्फ सुनाई नहीं देते, ये फील होते हैं, कभी कभी डायलॉग से ज्यादा। लेकिन इतनी बड़ी स्पेक्टिकल के बाद भी लोग नोलन की मूवीज को सिर्फ विजुअल्स के लिए याद नहीं रखते। ऐसा क्यों? रूल नंबर 5, इमोशन बिफोर स्पेक्टिकल। इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में नहीं है, वो एक बाप और बेटी की कहानी है। द डार्क नाइट सिर्फ बैटमैन वर्सेस जोकर नहीं है, वो होप और केओस की लड़ाई है। ओपेनहाइमर बॉम्ब के बारे में नहीं, उस इंसान के बारे में है जिसने उसका बोझ पूरी जिंदगी उठाया। नोलन जितने भी बड़े आइडियाज दिखाते हैं, उनके सेंटर में हमेशा एक इंसान होता है। और शायद इसीलिए नोलन की मूवीज सिर्फ समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। रिस्पेक्ट द ऑडियंस, प्ले विद टाइम, कीप इट रियल, लेट साउंड टेल द स्टोरी, पुट इमोशन एट द सेंटर। ये अलग अलग ट्रिक्स नहीं है, ये मिलकर बनता है द क्रिस्टोफर नोलन फॉर्मूला। लेकिन एक सिंपल सा सवाल बचता है, अगर फॉर्मूला इतना क्लियर है तो दुनिया का हर डायरेक्टर इसे कॉपी क्यों नहीं कर पाता? और यही जवाब नोलन को सिर्फ एक सक्सेसफुल डायरेक्टर नहीं, एक फिनोमिनन बना देता है। अब तक हम क्रिस्टोफर नोलन का फॉर्मूला डिकोड कर चुके हैं। ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना, टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, इमोशन, सब कुछ। लेकिन अगर फॉर्मूला इतना क्लियर है तो फिर एक सिंपल सा सवाल उठता है, बाकी डायरेक्टर्स भी ये सब क्यों नहीं करते? क्या नोलन सिर्फ लकी हैं या उनके पास कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी है? नहीं, असली रीजन कुछ और ही है। क्रिस्टोफर नोलन मूवीज बनाने से पहले रिस्क लेना चूज करते हैं। आज के हॉलीवुड में स्टूडियो सेफ बेट्स पसंद करते हैं, सीक्वल्स, रीमेक्स, शेयर्ड यूनिवर्सेस, प्रूवन फॉर्मूलाज। लेकिन नोलन हर बार ऑडियंस से कहते हैं, ट्रस्ट मी। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ऑडियंस उन पर ट्रस्ट कर भी लेती है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ये ट्रस्ट एक मूवी से नहीं बना, ये 25 इयर्स की कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। फॉलोइंग से शुरू हुआ सफर, मेमेंटो ने दुनिया का अटेंशन खींच लिया, बैटमैन बिगिंस ने रियलिस्टिक सुपर हीरो सिनेमा को रियलिस्टिक बना दिया, द डार्क नाइट ने प्रूव कर दिया कि ब्लॉकबस्टर भी इंटेलिजेंट हो सकती है, इंसेप्शन ने ओरिजिनल आइडिया के साथ $1 बिलियन कमाकर सबको सरप्राइज कर दिया, इंटरस्टेलर ने साइंस को इमोशन के साथ जोड़ दिया, डनकर्क ने वॉल फिल्म का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। टेनेट चाहे डिवाइसिव रही हो, लेकिन उसने भी दिखाया कि नोलन एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। और फिर आई ओपेनहाइमर, एक 3 आवर बायोग्राफिकल ड्रामा जो दुनिया भर में कल्चरल इवेंट बन गई। सोचो, आज के जमाने में एक R-रेटेड, डायलॉग हैवी बायोपिक बिना किसी सुपर हीरो के ऑलमोस्ट $1 बिलियन कमा लेती है। ये सिर्फ ओपेनहाइमर की सक्सेस नहीं थी, ये ऑडियंस के ट्रस्ट की जीत थी। आज लोग नोलन की मूवीज देखने थिएटर किसी एक्टर के लिए नहीं जाते, कभी कभी स्टोरी भी नहीं जानते, वो सिर्फ एक नाम देखते हैं, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, और उन्हें पता होता है ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा। शायद इसीलिए नोलन को कॉपी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका सीक्रेट टाइम नहीं, CGI नहीं, IMAX भी नहीं, उनका सीक्रेट है ऑडियंस के साथ बनाया हुआ ट्रस्ट। और जब ऑडियंस तुम पर इतना ट्रस्ट करती है, तब तुम इंसेप्शन भी बना सकते हो, ओपेनहाइमर भी, और अब दी ओडिसी भी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्रिस्टोफर नोलन का नेक्स्ट चैप्टर सिनेमा को किस डायरेक्शन में ले जाने वाला है? 25 साल, बस इतना ही वक्त लगा एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर से मॉडर्न सिनेमा का सबसे ट्रस्टेड डायरेक्टर बनने में। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन की लेगेसी सिर्फ उनकी मूवीज नहीं है, उन्होंने ऑडियंस का सिनेमा देखने का तरीका ही बदल दिया। एक वक्त था जब स्टूडियोज मानते थे कि ओरिजिनल आइडियाज रिस्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टोरीज सिर्फ नीश ऑडियंस के लिए होती हैं, और ब्लॉकबस्टर मूवीज को सिंपल होना चाहिए। लेकिन नोलन ने यह सारी सोच उलट कर रख दी। द डार्क नाइट ने सुपर हीरो सिनेमा का स्टैंडर्ड बदल दिया।
इंसेप्शन ने प्रूव किया कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स भी वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर्स बन सकते हैं। इंटरस्टेलर ने साइंस को इमोशन के साथ जोड़ दिया। डनकर्क ने वॉर फिल्म्स का स्ट्रक्चर बदल दिया। ओपेनहाइमर ने दिखाया कि अगर स्टोरी पावरफुल हो तो लोग 3 घंटे तक सिर्फ डायलॉग भी देख सकते हैं। ओपेनहाइमर ने दिखाया कि अगर स्टोरी पावरफुल हो तो लोग 3 घंटे तक सिर्फ डायलॉग भी देख सकते हैं। नोलन ने सिर्फ मूवीज हिट नहीं बनाई, उन्होंने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ही बदल दी। और जब हर कोई सोच रहा था कि ओपेनहाइमर के बाद नोलन क्या करेंगे, तब उन्होंने चूज की एक ऐसी कहानी जो लगभग 3000 साल पुरानी है। हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की नेक्स्ट फिल्म है द ऑडिसी, होमर की लेजेंडरी एपिक जिसे दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टोरीज में माना जाता है। एक ऐसी कहानी जिसने हजारों सालों तक राइटर्स, फिल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर्स को इंस्पायर किया। और अगर हिस्ट्री हमें कुछ सिखाती है तो नोलन इस कहानी को सिर्फ अडैप्ट नहीं करेंगे, वो इसे अपनी लैंग्वेज में दोबारा एक्सपीरियंस करवाएंगे। सोचो, अपने करियर में नोलन ने मेमोरी एक्सप्लोर की, ड्रीम्स एक्सप्लोर किए, आइडेंटिटी एक्सप्लोर की, टाइम एक्सप्लोर किया, और अब वो एक मिथोलॉजिकल जर्नी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। शायद ये कोइंसिडेंस नहीं, शायद ये उनके फिल्म मेकिंग जर्नी का नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज खत्म जरूर होती हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए हम इंसेप्शन की एंडिंग पर डिबेट करते हैं, इंटरस्टेलर को बार बार देखते हैं और ओपेनहाइमर के बाद थिएटर से निकलते वक्त भी सोचते रहते हैं, क्योंकि नोलन आंसर्स देने में बिलीव नहीं करते, वो हमें क्वेश्चंस देकर जाते हैं। तो आखिर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स अलग क्यों लगती हैं? क्योंकि वो सिर्फ मूवीज डायरेक्ट नहीं करते, वो ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करते, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, वो हमें इन्वॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनते हैं। हर फ्रेम, हर साउंड, हर टाइमलाइन और हर एंडिंग एक ही चीज के लिए डिजाइन होती है, ताकि जब क्रेडिट्स रोल हों, मूवी स्क्रीन पर खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्रिस्टोफर नोलन की कौन सी फिल्म ने सिर्फ तुम्हें एंटरटेन नहीं बल्कि जेन्युइनली बदल दिया? और द ऑडिसी से तुम्हारी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ऐसी ही डीप मूवी ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ मूवी नहीं देखेंगे, उसके पीछे छुपी कहानी भी डिकोड करेंगे।